एंड स्टूडेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जो टीचिंग को डिफ़ाइन किया है वेल्स जी ने 1982 में, उन्होंने बताया था कि जो एक क्या है क्लस्टर एक्टिविटी है। क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी मतलब क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, यानी कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है उसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो देखिए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, है ना, डिड्यूस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को, अटेंडेंस लेते हैं, और साथ में देखिए जो वर्क्स होता है उनका रिकॉर्ड रखते हैं साथ में, और साथ देखिए साथ में जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, और साथ में देखिए जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर आता है। तो इनकी एक टीचर के ऊपर देखिए कितने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने सारी जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए सो देखिए टीचिंग इन्वॉल्व्स इम्पार्टिंग वेरीफाइबल फैक्ट्स एंड बिलीव्स। इट इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन व्यूज़। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग में बहुत सारी देखिए चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कुछ वेरिएबल फैक्ट्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में टेस्ट लेते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जब मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, उसके बाद क्या है स्टूडेंट अपना एक्सप्रेशन देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, है ना। देखिए जैसे बच्चों को आसान चीज़ लगती है तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो बहुत आसानी से बताते हैं ना कि हाँ हमें ये चीज़ आती है, अपने व्यूज़ को वो आसानी से देते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं आती क्लास में, मुश्किल लगती है, तो उनका व्यू जो है वो कम होता है। मैनी फैक्टर्स अफोर्डिंग टीचिंग, देयर आर ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो टीचिंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। मोर सुटेबल एंड मे बी रिलेटेड टू पॉलिसी डिसीजन मेड बाय स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि जो स्कूल की पॉलिसीज़ है, जैसे देखिए स्कूल को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है वो, और जो डिस्ट्रिक्ट जो आपका ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लेके देखिए कि स्कूल के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो डिपेंड करती हैं। यानी कि स्कूल की पॉलिसीज़ और डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसीज़ वो पूरी तरह डिपेंड करती है, वो इफ़ेक्ट करती है टीचिंग को। अबाउट फैक्टर्स ऑफ टीचिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट because teacher can improve and create good environment in classroom so that encourage and stimulates learning। अब देखिए जो टीचर है वो क्लास में क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, जो टीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसे इम्प्रूव भी करते हैं और उसे क्रिएट भी करते हैं। क्रिएट मतलब जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर क्या करते हैं उसे कंट्रोल में करते हैं ना, कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो क्या करते हैं क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टॉपिक स्टार्ट करना है, अब टीचर ने क्या किया, पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया, है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, फिर करते करते उसने अपना लेसन पढ़ाया। तो उसे क्या है कि बच्चों ने बहुत शांत तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो उससे क्या हुआ, उसने क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया और इसे इम्प्रूव किया, और जो स्टूडेंट है उससे काफ़ी इनकरेज हो गए और लर्निंग अच्छे से करने लगे। सो ये था देखिए इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं देखिए कि कौन से फैक्टर्स है। आप ये देखिए जैसे मैंने आपको ये फैक्टर दिए हैं, आप अपना यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो चेक कर लेना साथ में, तो उसमें सेम एज इट इज़ यही फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको सारा कुछ करवाऊँगा। सो देखिए इसमें पहला है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, यानी कि वो फैक्टर्स जो टीचर से रिलेटेड है, और दूसरा वो फैक्टर्स जो लर्नर से रिलेटेड है, वो फैक्टर जो स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड है। स्पोर्ट मटेरियल जैसे मतलब कि टीचिंग एड्स वगैरह हो गई है ना, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जैसे हो गया जो उन्हें क्लास में मिलता है, स्कूल में मिलता है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिसीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको पूरा मैं इसमें करवाऊँगा। अगर आपके पास कोई बुक है आप उसे सामने रखिए, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको मैं बिल्कुल बारीकी से करवाऊँगा। सो देखिए सबसे पहले आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि देखिए जो पहले वाला पार्ट है ये वाला, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, यानी कि देखिए जो सबसे पहले कौन सा फैक्टर है जो टीचर से रिलेटेड है, यानी कि टीचिंग को जो इफेक्ट होती है, टीचिंग जो टीचर से रिलेटेड है वो क्या है। देखिए
यहाँ पे देखिए रसल की देखिए बात क्या है। व्हेन आई से आई एम ए टीचर, इट्स लाइक सेइंग आई एम ए ह्यूमन। इट्स नॉट व्हाट आई डू, इट्स हु आई एम। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। मैं क्या नहीं करता, क्या करता हूँ, तो वो जो भी करता हूँ वो क्या है, वो मैं हूँ, है ना। यानी कि जो भी मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो क्या है, वो चीज़ मैं हूँ। तो यानी कि सिंपल सा यहाँ देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे गई गई। यानी कि जो टीचर है उनका काम क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ाना। क्योंकि देखिए जो टीचर होते हैं उनसे पढ़ के देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखिए आगे निकलते हैं ना। जैसे आपके टीचर हैं, हमारे टीचर हैं, अगर वो हमें अच्छे से पढ़ाते तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए ना, इसलिए। सो देखिए, द टीचर एंड स्टूडेंट collaboratively gather information and reflect on learning through a systematic process that informs instruction। अब देखिए जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मिल के क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करते हैं। जैसे देखिए क्लास है, क्लासरूम में क्या होगा, टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चे पढ़ेंगे, टीचर उनको पढ़ाएंगे, है ना, क्लास में। तो इसे क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चलता है इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन के लिए। यानी कि देखिए सिस्टमैटिक क्या है, टीचर ने मान लीजिए बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे पहले लेसन से। जैसे देखिए मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवाया है, पहले मैंने इसका आपको यूनिट 1 से जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपको देखिए बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया आपका। उसके बाद फिर आपको मैं धीरे धीरे और लेक्चर दे रहा हूँ, तो इससे क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा है। तो इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट किसकी है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। अब देखिए इसमें है क्या, कि जो टीचर है उसकी इन्वॉल्वमेंट तो है, उन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना है, लेकिन बच्चे जो है उनसे पढ़ेंगे, है ना, तो दोनों का काम बराबर हो गया ना। यूज़ मल्टीपल मेथड्स टू सिस्टमेटिकली गैदर डाटा अबाउट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना एबिल्ट है करते, कितनी एबिलिटी है स्टूडेंट के अंदर। एबिलिटी मतलब कि स्टूडेंट एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए टीचर मल्टीपल मेथड्स अपनाते हैं सिस्टमेटिकली वे से, कि ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड करवाया जा सके, कि ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके कितनी उसमें एबिलिटी है, कितना वो पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए छोटे बच्चे हैं वो जल्दी थक जाते हैं, तो टीचर उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, टीचर को बहुत ज़्यादा मेथड, मल्टीपल मेथड अपनाने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए मल्टीपल मेथड अपनाने का कारण है क्या, कि क्लास में देखिए जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, है ना, 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे जो होते हैं सभी का पढ़ने का तरीका अलग है। कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ इतने होशियार नहीं है ना, इंटेलिजेंट नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट नहीं है तो उनको टीचर को अलग ढंग से पढ़ाना होता है, इसलिए उन्हें मल्टीपल जो मेथड्स हैं वो अपनाने पड़ते हैं। मोटिवेट स्टूडेंट एंड नर्चर, नर्चर होता है पोषण करना। जैसे एक पौधे को आप प्लांट को पानी दे के करते हैं ना, जैसे पानी दे वो बड़ा होता है, तो वैसे ही आप क्या करते हैं, स्टूडेंट को धीरे धीरे छोटे से छोटे जब क्लास में थे वहाँ से सिखा के जब वो बड़ा होता है बाकी क्लास में, तब वो सीखता है। तो आप उसका क्या कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। यानी कि मोटिवेट स्टूडेंट नर्चर their desire to learn in a safe, healthy, and sportive environment which develops compassion and mutual respect। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट को टीचर मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट कैसे, देखिए मान लीजिए कि जैसे टीचर बच्चों को बताते हैं कि देखिए पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मतलब है, आप ऐसे आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं ना, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना, आप डीमोटिवेट हो गए, तो टीचर आपको कहेंगे कि आप अच्छे से करिए, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है जब टीचर आपको कहेंगे ना, देखिए उसने पहली बार में किया, है ना। जैसे मान लीजिए आपका गोल है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो टीचर आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल देंगे कि उसने पहली बार किया, उसने ये बुक पढ़ी, ऐसे किया। तो उससे क्या है, आप मोटिवेट होते हैं, आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, है ना, तो उससे आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं
जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर एज फॉलोइंग। सो देखिए पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए टीचर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब देखिए एक कॉलेज में पीएचडी होल्डर है टीचर और उसी कॉलेज में ओनली मास्टर डिग्री वाला टीचर है, तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी नॉलेज ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली पीएचडी वाले की ज़्यादा होगी ना, इसलिए। तो देखिए डिपेंड करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। फॉर इफेक्टिव टीचिंग सुटेबली या सुटेबल qualified teachers should be employed. The teacher must possess the minimum qualification required as per the class level of students. A specialized teacher in the field teach in better way as compared to unspecialized teacher. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इफेक्टिव टीचिंग करनी है उसके लिए क्या है कि जो टीचर की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव टीचिंग मतलब जैसे देखिए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करते हैं, आपको यूजीसी नेट जो कौन पढ़ाएगा, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएगा। जैसे आप मुझसे पढ़ते हैं एक्सपीरियंस टीचर, आप किसी और से पढ़ते हैं एक्सपीरियंस टीचर, यानी कि जिनको उस बारे में पता है आप उनसे पढ़ते हैं, वो है जो है वो एक्सपीरियंस टीचर है। यानी कि जब भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना होता है वो कौन बनाता है, टीचर की क्वालिफाइड या टीचर की क्वालिफिकेशन, यानी कि जो टीचर की जो क्वालिफिकेशन है उसने क्या कर रखा है तो वो उसे इफेक्टिव बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जैसे मान लीजिए किस लेवल के, जैसे क्लास लेवल स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए पहली से पाँचवीं की फर्स्ट और फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है तो वहाँ पे इतनी क्वालिफिकेशन हाई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब बात आती है बड़े बच्चों की 11th-12th की, है ना, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, उन बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की जाती है। जैसे देखिए जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है किसी कॉलेज में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो उसके लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एमए, एमएससी, एमबीए वगैरह हो, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, है ना, तभी वो ज़रूरी है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर। अगर वो होगा तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले से ही मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की जाती है कि किस लेवल के क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। अगर देखिए यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। अब देखिए वो टीचर जो अनस्पेशलाइज्ड है, अगर देखिए जो मैथ्स का टीचर है, अगर आप उससे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। यानी कि जिस फील्ड का टीचर है आप उससे स्पेशलाइज्ड पढ़ेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड होगा तो वो आपको अच्छे से पढ़ाएगा, ना कि अनस्पेशलाइज्ड टीचर। सो देखिए नेक्स्ट है एबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब देखिए टीचर में हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दिस फैक्टर इज़ टू रिवील इफ़ ए perspective teacher can handle the class effectively. This would also bring out the authoritarian or democratic attitude in his or her. अब देखें यहाँ पे क्या है कि क्लास में जो एबिलिटी मेंटेन करना आना चाहिए। देखिए जैसे क्लास में जो टीचर है ना, जो टीचर क्लास में है उसे क्लास को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, है ना, हूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है। वहाँ पे क्या है कि टीचर उसे एबिलिटी नहीं है मेंटेन करने की, है ना। क्लास में जब आप देखेंगे कई बार स्कूल में टीचर, जब क्लास में कुछ टीचर आते हैं तो बच्चे बिल्कुल चुप कर जाते हैं, उनका डर इतना होता है। तो मेंटेन हो करना ज़रूरी होना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल करना है ना, वैसे करके। तो देखिए उसके लिए उन्हें ऑथोरिटेरियन या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड उनमें होना चाहिए, है ना। अपनी ही बात रख देना, बच्चों की बात ना सुनना, या बच्चे अपनी बात कहने से डरे टीचर से, वैसा भी माहौल नहीं होना चाहिए ना। क्लास को पूरा मेंटेन करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर कैसे क्लास को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्किल। देखिए द टीचर शुड हैव अप्रोप्रिएट स्किल नीडेड फॉर टीचिंग। दीज इंक्लूड प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू मैनेज क्लास एटसेट्रा। आप देखिए टीचर में क्या है कि स्किल होनी चाहिए। आप देखिए एक किताब है ना, एक किताब है, उसे पढ़ने और पढ़ाने के 100 तरीके हैं जो टीचर के पास होने चाहिए। किसी चीज़ को प्रेजेंट करना उन्हें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए चीज़ बहुत मुश्किल है
टीचर को भी लगता है कि बच्चे से कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को आसान लैंग्वेज कर देते हैं, आसान भाषा में करवा देते हैं। जैसे आप देखिए, आप कहते हैं कि मैथ्स बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखेंगे वीडियो, अगर आप वो देख लेंगे, फिर आप कहेंगे मैथ्स बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चीज़ मुश्किल लगती है आपको, अगर आपको वो आसानी से करवा दी जाए, ट्रिक से करवा दी जाए, वही चीज़ आपको आसान लगेगी। तो यही है, प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो होना ज़रूरी है। आप चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वो आपको गंदी सी प्लेट में वो दे देगा खाना, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर खाना बेकार भी हो, साफ़ सुथरी प्लेट में हो, सजाया हो अच्छे से, वो आपको अच्छा लगेगा। तो इससे क्या है, प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। टीचर किस चीज़ को किस वे में प्रेजेंट कर रहा है। जैसे टीचर हमेशा क्या करते हैं कि आपको पहले आसान चीज़ करवाते हैं, इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड लेवल की। अगर आपको पहले ही हार्ड करवा देंगे तो आपका वो मन नहीं लगेगा, आपको चीज़ वैसे ही मुश्किल लगेगी, है ना वो चीज़। तो प्रेजेंटेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन किस में होता है, टीचर और स्टूडेंट में। यहाँ पे है टीचर, यहाँ पे स्टूडेंट, आपस में क्या है, आई कांटेक्ट है। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब टीचर ने अपनी बात बच्चों को समझाई और बच्चों ने उसे समझी और उसका रिव्यू दिया, यानी कि टीचर का अपनी बात को समझाना और बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये होता है क्लास में किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। एबिलिटी टू मैनेज क्लास, अब देखिए क्लास को मैनेज करना ज़रूरी है ना। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्लास को, क्योंकि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है, कैसे डिसिप्लिन करना है, बहुत ज़रूरी है। सम स्किल्स आर इनहेरेंट वाइल सम आर लर्नेबल। अब देखिए, कुछ स्किल इनहेरेंट होते हैं, कुछ स्किल क्या होते हैं, लर्नेबल होते हैं। इनकी कुछ सीखने के साथ आते हैं, है ना। कुछ पहले से स्किल होते हैं, कुछ बाद में आते हैं। while so for effective teaching the teacher must have gone through the पेरेक्साइड ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग हिज जॉब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने माइक्रो टीचिंग का नाम सुना होगा, है ना। माइक्रो टीचिंग मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। ये क्या है कि जब टीचर, किसी को टीचर बनना है, जैसे आपको टीचर बनना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए होता क्या है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या है कि टीचर को सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि पढ़ाना कैसे। आप देखेंगे आपकी टीपी लगती होगी जब आप बीएड करते हैं, एमएड करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको दिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको वेल ट्रेंड किया जाता है, जिसके बाद आप फिर आसानी से कर जाते हैं। इफ़ दे डोंट possess these skill then they may face problems in managing the class। अब देखिए, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, अगर आपको नहीं पता, तो फिर आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं। सो नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। अब देखिए, ट्रस्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। द टीचर एबिलिटी टू बिल्ड ए ट्रस्ट relationship with student also affects the affecting of teaching। The teacher should always be willing to help student if any problem arise। अब देखिए होता क्या है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो किस पे चलता है, ट्रस्ट पे, है ना। अब देखिए, जैसे आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपका ट्रस्ट बना हुआ है मेरे ऊपर कि आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आपका ट्रस्ट बनता है। अगर आप क्लास में हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं, या बच्चे क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, उनका ट्रस्ट बन जाता है कि जो टीचर हमें पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम में आएगा, हमें करना ज़रूरी है ना। तो देखिए, अगर वो ट्रस्ट मान लीजिए बना रहे तो ठीक है, मान लीजिए वो टीचर सही से ना पढ़ाए, बच्चों का ट्रस्ट टूट जाएगा, बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो बहुत बड़ा जी इफ़ेक्ट है टीचिंग के ऊपर पड़ता है। तो इसमें देखिए, जो टीचर हमेशा ही तैयार रहते हैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि देखिए जब भी स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने के लिए, तो उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, टीचर। दिस विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ सेफ, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये जो सेफ या पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट होता है उसे क्रिएट करते हैं। Students will follow the advice of the teacher only if they trust him। अब देखिए, जो स्टूडेंट है ना, जैसे देखिए अगर स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं टीचर के ऊपर तो स्टूडेंट उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए एक्टिवनेस।
अब टीचर में एक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवनेस इज़ टू जज हाउ फार एन एस्पायरेंट टीचर इज़ रिस्पेक्टिव टू एनी सिचुएशन, एक्शन और वर्क दैट कम्स अप बिफोर हिम और हर। अब देखिए जैसे टीचर से पहले या टीचर के बाद कुछ भी देखिए चीज़ आती है तो टीचर को एक्टिव होना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर के आने से पहले, टीचर के आने के बाद क्या है, जजमेंट होती है ना, कि टीचर कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, है ना, ऐसे करके। तो वो कैसी सिचुएशन में हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। टीचर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्टिव होना मतलब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन टीचर से कर देते हैं ना उसके बारे में, तो टीचर उसका जवाब जो है वो आना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अडेप्टबिलिटी, सो देखिए दिस फैक्टर इज टू सी इफ एन एस्पायरेंट टीचर इज adaptable to all such idea and situation which are not contrary to the spirit and nature of his profession। हम देखिए अडेबिलिटी क्या है कि इनके देखिए कुछ फैक्टर जो है टीचिंग को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कि जैसे देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं कि जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होते, है ना, फिर भी टीचर को करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो टीचर को देखने पड़ते हैं, जैसे उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टीचर से पूछ ले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कि जैसे मान लीजिए टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में तो मास्टरी है ही है, लेकिन कुछ और चीज़ के बारे में पूछ ले तो वो टीचर को भी अगर आती है तो उसे टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एटीट्यूड टुवार्ड्स चिल्ड्रन, अब देखिए एटीट्यूड्स टुवार्ड चिल्ड्रन includes attitude of teacher towards the needs, nature, problems, behavior किसका, of his her student or fellow teacher in a group or as individual inside the school or out of it। This go to show how a teacher reacts to the children in various situation। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चिल्ड्रन है, जैसे मान लीजिए कि जो एटीट्यूड है ना, जैसे इसमें हम स्टूडेंट को ले लेते हैं, टीचर को ले लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ आती है। जैसे देखिए कि मान लीजिए स्टूडेंट को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका बिहेवियर देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए टीचर है, जो उनके साथी और टीचर है बाकी के, या कुछ बच्चे हैं, है ना, तो उनका एटीट्यूड क्या है टीचर के प्रति, है ना, जो टीचर है उसके लिए उनके ग्रुप के टीचर का, उनके ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनका क्या देखिए उनका कहना है टीचर के बारे में, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, है ना, तो वो चीज़ है उसके बारे में, ये टीचर को इफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए ये जो टीचर है तो ये टीचर इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। आप देखिए जैसे टीचर है, जैसे स्टूडेंट है, बच्चों के जैसे बच्चों कुछ बच्चे हैं जैसे क्लास में, उसके कुछ टीचर फेवरेट होते हैं, है ना, तो कई टीचर का मजाक भी उड़ाते हैं, है ना, तो एक टीचर का अपने बच्चों के ऊपर और अपने जो साथी टीचर है उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए उसकी क्या जिम्मेदारी है टीचर की, ये साथ करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीचर के पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है ना। फ्रेशर को बहुत कम रखते हैं लेकिन एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी रखते हैं। देखिए टीचर का जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इससे क्या है, आफ्टर इंक्रीजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस द टीचर कैन नॉलेजेबल एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स विच कैन शेयर टू द स्टूडेंट। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस टीचर से क्या है कि उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है और वो बच्चों के साथ ईजिली शेयर कर देते हैं चीज़ों को नई नॉलेज के साथ। यानी कि टीचर का एक्सपीरियंस होना क्यों ज़रूरी है, टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज होती है ना, तो उसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो नई नॉलेज को स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट, इफ़ द टीचर डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट then it will be difficult for him to manage the class and present the content efficiently। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को एंगेज करे। अगर देखिए अगर टीचर के पास ये एबिलिटी नहीं है एंगेज करने की, एंगेजमेंट होता है जोड़ना अपने साथ, है ना, अगर टीचर के पास एबिलिटी नहीं है स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए तो क्लास को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और अपना कंटेंट जो है वो पेश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टीचिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ शुड बी एडजस्ट
according to the characteristics of student so as to keep them focused। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो एक्टिविटी है ना, जो टीचिंग मेथड है, टीचर के पढ़ाने का तरीका और जो उसकी एक्टिविटी है, तो वो क्या चीज़ होती है कि उसके ऊपर जैसे टीचर कौन से मेथड यूज़ कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी यूज़ कर रहा है और बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए टीचर को बच्चों को एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एबिलिटी होनी चाहिए। टीचर क्लास में क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर इन ऑर्डर टू हैव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, द टीचर शुड हैव पेशेंस, caring and kind personality. She should not be rude towards student. A dedicated teacher will ensure safe, positive and productive classroom for student। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचर का पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, टीचर की पर्सनैलिटी देखिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे केयरिंग होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसे कभी भी रूड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, उसे हमेशा ही प्यार से पेश आना चाहिए। उसके बाद उसे देखिए जैसे वो जो डेडिकेटेड टीचर होते हैं वो सेफ़, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट रखते हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट के लिए। सेफ़ और पॉजिटिव मतलब कि जो बच्चे सीखे या जो बच्चों के डाउट है उसे झटपट फटाफट क्लियर करना। एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती क्या है ना, जैसे देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आल्सो अफेक्ट टीचिंग। टीचर वांट्स टू इंस्ट्रक्ट with his way but administrative policy is not allowed, so the voice of teach can stop an effect of teaching may slow in classroom। अब देखिए टीचर अगर अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देखिए कुछ चीज़ मुश्किल होती है, टीचर कहे जैसे मैथ्स के टॉपिक हैं, आपको पता है कि जब आप स्कूल लेवल पे होते हैं तो आपको शॉर्टकट वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपको बिल्कुल फॉर्मूले के साथ सवाल को निकालने होते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अगर टीचर कहे कि मैं इस फॉर्मूले के बजाय अपना फॉर्मूला शॉर्टकट लगा के देखता हूँ, ये बहुत आसान है, बुक से अलग है, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या कहती है कि नहीं, आपको बुक को ही फॉलो करना है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो अगर टीचर आसान कर दे उस काम को तो फिर भी वो आसान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उसे अलाउ नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है टीचिंग के ऊपर। उसके बाद देखिए क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब देखिए क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट फैक्ट्स आल्सो टीचिंग एंड स्टूडेंट विद बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, टीचिंग नेवर इफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो टीचर और स्टूडेंट के ऊपर दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है ना। तो अगर ये देखिए दोनों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो टीचर क्या है, जो टीचिंग इफेक्ट नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट होते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इफ़ द कंसंट्रेशन लिव्स इन क्लासरूम एंड स्टूडेंट लिसन टीचर वॉइस एंड टीचर आल्सो केयर्स द एक्टिविटी ऑफ टीचिंग टीचर डूइंग इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कंसंट्रेशन है क्लास में, जैसे क्लास में देखिए टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन कैसा है, स्टूडेंट टीचर की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बच्चों को, है ना, बच्चे टीचर की बात सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसके ऊपर, है ना। तो इससे क्या है कि देखिए जो एक्टिविटी ऑफ टीचर है डूइंग इंटरचेंज विद स्टूडेंट, यानी कि देखिए सिंपल सा यहाँ पे है कि यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे अगर ध्यान से उसे सुन रहे हैं टीचर की बात को तो आसानी से समझ लेंगे, लेकिन बच्चे टीचर की बात को समझ नहीं पा रहे तो उसे लेक्चर वो बोरिंग लगने लगता है। तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ है, पॉजिटिव है, वो कौन किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर और स्टूडेंट के ऊपर। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी। देखिए टीचर इज़ इम्पार्शियल इनफ टू ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वल एज आल्सो टू नो द एक्सटेंट टू विच टीचर वुड बी फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए पार्शलिटी यानी कि भेदभाव नहीं करता टीचर, इम्पार्शलिटी मतलब भेदभाव से दूर। अब देखिए टीचर कभी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते, इम्पार्शलिटी नहीं करते, क्योंकि टीचर के लिए सभी स्टूडेंट एक जैसे हैं। अगर देखिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे पढ़ते हैं तो सभी उसमें पास होते हैं, है ना।
टीचर कभी नहीं ये चाहते मैं किसी को ज़्यादा पढ़ा दूँ, किसी को कम पढ़ा दूँ, है ना। उसके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। जैसे देखिए मदर फादर के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, वैसे ही टीचर के लिए क्लास में सारे बच्चे एक बराबर हैं। पेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द टीचर शुड नो अबाउट द पेस एंड कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट एंड प्लान द कोर्स अकॉर्डिंगली। अब देखिए जो टीचर है वो क्या करते हैं कि जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लान बनाते हैं ना। जो कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान, जैसे आपका यूजीसी नेट का कोर्स है, पेपर 1 जैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाऊंगा कि आप कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर पढ़ने के लिए। जैसे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक ही बार में पूरा नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड करने जाएंगे तकरीबन 20 घंटे का बन जाएगा, तो आप 20 घंटे का लगातार देख नहीं सकते। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा 20 घंटे का लगातार, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको पर लेक्चर देना पड़ता है, छोटा छोटा लेक्चर ना। तो ऐसे ही होता है कि जो टीचर है वो बच्चों को शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं कि ताकि जितनी कैपेसिटी है बच्चे की वो पढ़ पाए। अब देखिए एक जगह पे जैसे क्लास में 45 मिनट्स का लेक्चर क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि साइंटिफिक प्रूफ है कि एक चेयर पे या एक बेंच पर एक जो पर्सन है वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। तो इसलिए बच्चों को क्या है कि उतना ही पढ़ाना होता है उस टाइम के अंदर। तो इसलिए टीचर प्लान बना के चलते हैं आज कितना पढ़ेंगे। इफ़ द पेस ऑफ टीचिंग इज़ टू फास्ट देन स्टूडेंट विल नॉट एबल टू मैच इट, एंड इफ़ इट टू स्लो देन द सिलेबस विल नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। हम देखिए अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा सिलेबस, टीचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। सो द टीचर शुड एडजस्ट द पेस ऑफ टीचिंग एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द इट्स इफेक्टिवनेस। अब टीचर क्या करते हैं देखिए कि इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं कि इसमें बैलेंस बना के चलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो बैलेंस बना के चलते हैं कि ताकि बच्चे को समझ में आए। वो ना तो ज़्यादा तेज़ करवाते हैं ना ज़्यादा स्लो करवाते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब देखिए टीचर कैन नॉट रेस्ट विद डूइंग वर्क असाइन टू स्टूडेंट। अब देखिए जो टीचर हैं वो कभी रेस्ट नहीं करते। आप देखिए कई बार मुझे भी रात को 2 बज जाते हैं काम करते करते, है ना। तो इससे क्या है कि टीचर कभी रेस्ट नहीं करते, वो स्टूडेंट के लिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं। टीचर वुड बी एंथुस्टिक, industrious and insightful to take the lead and should not be only repeated new idea। अब देखिए टीचर क्या करते हैं हमेशा ही नई चीज़ लेके आते हैं, हमेशा अपने आइडिया को जो है रिपीट नहीं करते। जैसे आपको कुछ, जैसे देखिए ये जो वीडियो है ये बिल्कुल न्यू वीडियो है नए सेशन के लिए ना। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिल रही हैं, नए नोट्स हैं, नई वीडियो, सब कुछ। तो पिछले सेशन में पुरानी वीडियो है, नए सेशन में नई है। तो टीचर क्या करते हैं, टीचर हमेशा ही नई नई चीज़ें, नए नए आइडिया लेके आते हैं। सो नेक्स्ट है देखिए नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए जो एक सब्जेक्ट मैटर है टीचर का उसकी कितनी नॉलेज है इसके ऊपर। जैसे देखिए टीचर शुड हैव फुल कमांड ओवर द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, अदरवाइज टीचिंग विद लेस फुल कमांड और ऑफ द स्टूडेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट इन द क्लासरूम। देखिए अगर टीचर की कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर पूरी अच्छी तरह से तो बच्चों को समझा देगा कि वो चीज़ है क्या है। जैसे मान लीजिए आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर टीचर के पास उसकी नॉलेज होगी तो वो आपको अच्छे से पढ़ाएगा। लेकिन अगर देखिए टीचर के पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, कमांड नहीं है, तो बच्चे के ऊपर क्या है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पर्सनल अपीयरेंस, अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है। दिस फैक्टर इंडिकेट द फिजिकल आउटलुक ऑफ द टीचर। अब देखिए पर्सनल अपीयरेंस क्या है, टीचर का फिजिकल आउटलुक कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें। पर्सनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज रिलेटेड टू द टीचर बिल्ट बिलीफ एंड रिएक्शन ऑन द मेथड ऑफ टीचिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एवेल्यूएशन टेक्निक्स, करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटीज़, बिहेवियर विद स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे टीचर क्या करते हैं बिलीफ बनाते हैं स्टूडेंट के ऊपर, है ना। स्टूडेंट के ऊपर क्या है वो बिलीफ बनाते हैं। इसके लिए क्या है जो स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा है ना। यानी कि देखिए जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर का मेथड कैसा है, उसका मीडियम कैसा है करने का, एवेल्यूशन टेक्निक्स कैसी है, सिलेबस कैसा है ना।
स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटी है ये कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं टीचर से रिलेटेड। आप देखिए वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं, कैसे वैल्यूएट करते हैं, है ना, उसके बाद उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, सिलेबस कैसे कवर करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये किस में आती है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, देखिए टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, इट इज़ टू जज, इट इज़ टू यूज एंड द एक्सटेंट टू विच ए टीचर इज एबल टू establish cordial relation with student and yet is able to keep certain distance from student। अब देखिए टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप कैसा है, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा आसान सा तरीका है। जब एक क्लास होती है, जब वहाँ पे टीचर है वहाँ पे स्टूडेंट है, तो टीचर का बच्चों को पढ़ाना और बच्चों का टीचर से पढ़ना, यानी कि जब टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई तो टीचर को बताई, तो टीचर ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो इससे क्या एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। अब टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ में नहीं आया, उसने टीचर से क्वेश्चन किया लेकिन टीचर ने आंसर नहीं बताया, तो इससे क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर डिपेंड है। सो नेक्स्ट है मैथोलॉजी इन टीचिंग। अब देखिए टीचिंग के अंदर मैथोलॉजी बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे स्किलफुल टीचर वुड ऑलवेज लीड टू स्टूडेंट टू लर्न विद 3 ईजीनेस, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्किलफुल टीचर है वो हमेशा स्टूडेंट को लीड करता है किसमें, 3 E में, ईजीनेस, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी में। टीचर वुड टीचर विदाउट मेकिंग स्टूडेंट फील दैट दे आर बीइंग टॉट। अब देखिए टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेथड कौन सा है ना, वो चीज़ को आसान करेगा, इफेक्टिव बनाएगा हमेशा स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है, उसे कैसे फील होता है, मुश्किल फील होता है ना, जैसे चीज़ मुश्किल हो तो वो उसे ईजी कर देगा। तो टीचर क्या करते हैं, ऐसा मेथड यूज़ करते हैं कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। वो हमेशा पहले आसान चीज़ करवाएंगे फिर मुश्किल चीज़ करवाएंगे, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर, अब देखिए इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो इफेक्टिव टीचिंग। इवन सैलरी ऑफ टीचर इफेक्ट्स ऑन हिज थिंकिंग लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे टीचर की सैलरी कम है तो वो बच्चों को इतना बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे, उसको सैलरी बढ़िया मिल रही है तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है, सभी टीचर ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, वो कहेंगे कि इतनी सैलरी मिल रही, इतना दिमाग के लोग आए, चलो छोड़ो, है ना। वो कई ऐसे होते हैं। पुअर एंड रिच स्टूडेंट कैन ऑल्सो क्लासीफाई इकोनॉमिकली, सम टाइम दीज फैक्टर्स कैन इफेक्ट ऑन इफेक्टिव टीचिंग। अब देखिए टीचर की सैलरी कम हो वो अच्छा से नहीं कहीं पढ़ाते, ज़्यादा हो तो बढ़िया पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो वो किसी बहुत बढ़िया जगह पे पढ़ेंगे ना। अगर जो गरीब स्टूडेंट है वो किसी सरकारी टीचर से भी पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट टीचर से भी। तो होता क्या है, चाहे टीचर गरीब है सरकारी स्कूल में लेकिन बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा है तो हमेशा ही प्राइवेट कोचिंग लेगा, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो टीचर को, है ना, प्राइवेट में, लेकिन वो उससे पढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। अब देखिए दिस फैक्टर कैन डिफाइन साइकोलॉजिकली इफ पेरेंट वांट्स टू फ्रेम अप हिज चिल्ड्रन डॉक्टर और इंजीनियर and continually stress on student. Sometimes student may not as that rank, so mentally he can depression and which can stop effective teaching to teacher। अब देखिए पेरेंटल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है ना, बहुत होती है। अब देखिए कुछ बच्चे, जो कुछ पेरेंट्स हैं वो हमेशा बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि कॉन्टीन्यूसली क्या है, स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस होता है कि इतने मार्क्स लेके आने ही है। हमेशा कंपैरिजन होता है आपके जो दोस्त हैं उनके साथ कि वो बहुत अच्छा है, आप अच्छे नहीं हैं, तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको इतने मार्क्स लेके आने ज़रूरी है। तो क्या होता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो रैंक नहीं लेके आ पाते, तो वो उससे क्या है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर टीचर बहुत बढ़िया भी पढ़ाए तभी वो अच्छे से सीख नहीं पाते, है ना। तो ये इसके, आप देखिए मैंने कितना अच्छे से इसके 22 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो ये शायद ही आपको किसी बुक में मिले, इसलिए आपको कहता हूँ
कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए लर्नर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो लर्नर, आप देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसमें लर्नर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ है टीचर, एक तरफ है लर्नर। तो देखिए जब टीचर पढ़ाते हैं वो किसको पढ़ाते हैं, वो हमेशा लर्नर को पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट किससे सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। तो यानी कि क्या है, जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो होती है टीचिंग, और जब बच्चे उनसे पढ़ते हैं तो टीचर यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप देखिए मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, तो वो पढ़ाएंगे किसे, इसलिए लर्नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो देखिए इसमें क्या है कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, प्रायर नॉलेज है, एज है, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन है। किसका है ये, लर्नर का। ऑफ द लर्नर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। आप देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये लर्नर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है या नहीं बन पाती। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, हम एक एक डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की। अब देखिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने की क्षमता, कुछ करने का एप्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर है उसका जो एप्टीट्यूड है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी देखिए रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि जो हायर लेवल का जो एप्टीट्यूड होता है वो परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है लर्निंग में। यानी कि अगर एक लर्नर है उसमें बहुत हायर लेवल का एप्टीट्यूड है, बहुत हायर लेवल की कुछ एबिलिटी है कुछ करने के लिए, जो उसकी परफॉर्मेंस है और भी बढ़िया होती है। जैसे मान लीजिए देखिए आप हैं, आप मास्टर है हर एक चीज़ में, आपको हर एक चीज़ का पता है, तो आप में बहुत सारी नॉलेज है, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेस्ट होगी। आप पहली ही बार में क्या है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, पहली ही बार में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बहुत एडवांस लेवल का स्टूडेंट है, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि नॉलेज है, तो आप पहली ही बार में यूपीएससी इनकी आईएएस क्रैक कर लेंगे। तो ये होता है आपका एप्टीट्यूड, आप कुछ करने की आप में नॉलेज है, आपका कुछ एबिलिटी है, तो आप उससे जल्दी से कर पाएंगे। इससे क्या है कि साथ में आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी गलत है। जब आप देखिए कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुक पढ़ने के साथ क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है ये बुक नई है या पुरानी है, ये अच्छी है या बुरी है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है एटीट्यूड। आपका देखिए एटीट्यूड होता है लर्नर का पॉजिटिव और होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपको यानी कि लर्नर को हर एक चीज़ आती है, तो आप में क्या है कि कॉन्फिडेंस तो होता है, साथ में क्या है आप में ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार आ जाता है। तो वो आपके लिए सही नहीं है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव मतलब आपको हर एक चीज़ आ गई, आप उसे सीखते गए, आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज़ किया। नेगेटिव में क्या है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और आपने क्या किया, आपने यही सोचा कि हाँ मुझे आता है तो इसे मैं ही कर पाऊँगा, है ना। तो ये है। तो एटीट्यूड देखिए क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी हमेशा हेल्प करेगा आपको हर एक चीज़ सीखने के लिए, लेकिन ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका ओपन माइंडनेस है, जो चेयरफुलनेस है, प्रिजुडाइज है, अफेक्शन है, ये आपकी शेप देगा आपको आपके पर्सनैलिटी में, है ना। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप हर एक चीज़ सीखेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जैसे आपने पेपर 1 पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कर ली, आप सीखते गए वो जो नॉलेज जो है आपके दिमाग में आती गई, तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा लर्नर को क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, आपको ये लगता है कि हाँ हम सबसे बढ़िया कर रहे हैं, टीचर बेवकूफ़ है, बुक्स बेवकूफ़ है, आपको जो होता है वो सबसे बढ़िया, वो क्या है नेगेटिव एटीट्यूड। इसलिए पॉजिटिव को अपनाइए, नेगेटिव को हटाइए। सो देखिए नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी क्या है, ये जो पर्सनैलिटी है लर्नर की, ये इम्पैक्ट करती है लर्नर के ऊपर। आप देखिए कि जो इंट्रैक्शन होता है ना, यानी कि हिज इंट्रैक्शन विद अदर्स विल डिपेंड ऑन हिज पर्सनैलिटी। आपके देखिए वो जो पर्सनैलिटी मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से मिलते हैं, है ना। किसी पर्सन से जब आप मिलते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि देखिए उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आपको वो क्या है, आपके ऊपर क्या है, वो अपना इफ़ेक्ट डालती है, तो आपको वो अच्छा लगने लगता है ना। कुछ व्यक्ति हैं देखिए, कुछ पर्सन आपको वो अच्छे नहीं लगते, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। कईयों को बात करने की तमीज़ नहीं होती, तो पर्सनैलिटी क्या है उनकी नेगेटिव है। कई बहुत पोलाइट बात करते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो पॉजिटिव है। सो देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज एक्स्ट्रावर्जन,
एग्रीएबलनेस, कंसेशनेस, neuroticism and openness are related to job performance, academic achievement, leadership, well-being। आप देखिए पर्सनालिटी, आप देखिए जो हमारे लीडर होते हैं देश के, उसने उसकी पर्सनालिटी देखी है ना। हम कहते हैं ये लीडर बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, ये लीडर घटिया है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी इमेज ही वैसी बन जाती है। तो पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि आप सुंदर हैं या आप सुंदर नहीं हैं। पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको जो चीज़ समझ में आती है, आप उसे कैसे दूसरों के सामने रखते हैं, है ना, वो है पर्सनालिटी आपकी। देखिए प्रायर नॉलेज, हमेशा प्रायर नॉलेज जो होती है वो बहुत काम आती है लर्नर के। अब देखिए जो मान लीजिए जो लर्नर है उसकी जो पर्सनैलिटी, जो प्रायर नॉलेज काम आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ के बारे में पता है कि मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, है ना, आपको पता है मैथ रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, डीआई कैसे सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूले सारे पता है, तो आप उसे ईजिली कर लेंगे। अब देखिए मान लीजिए जिन बच्चों को डीआई पता नहीं है, मैथ्स के बेसिक पता नहीं है ना, तो वो कैसे उसे कर पाएंगे सॉल्व। आप ये भी देखिए ना, जो बच्चे कहते हैं मेरे को डीआई बहुत मुश्किल है, मेरे को मैथ बहुत मुश्किल लगता है, रीजनिंग बहुत मुश्किल लगती है, उनको क्या है, उनको प्रायर नॉलेज है नहीं, उनके लिए वो नया सब्जेक्ट है। जब आप उसे करने लगेंगे, है ना, तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आप देखें यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पता, यानी कि आपको प्लस माइनस डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई नहीं पता, तो आप जो है एडवांस लेवल के मैथ कैसे सीख पाएंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको बेसिक सीखना होगा। आप देखिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना, पेपर वन को। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सो देखिए प्रायर नॉलेज अगर आपको हो किसी सब्जेक्ट की, तो आप उसे बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता है, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना, फैक्टर ऑफ एक्टिंग टीचिंग का, तो अगर आपको ये पहले पता होगा तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है एज। एज देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। आप देखिए जब हम छोटे होते हैं तो जो हमारी जो एज छोटी होती है, हमें क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ सीखने की, है ना। तो जब हम किड्स होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हम हर एक चीज़ सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं, न्यू नॉलेज के लिए। हम ये देखते हैं कि न्यू नॉलेज, आप देखिए जो छोटे बच्चे हैं सवाल पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि उनको नई नॉलेज सीखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस होते हैं। लेकिन जब जब हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी लेवल क्या है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो एज लेवल बहुत ज़्यादा फैक्टर है। अब आप देखिए जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जब आपने यूजीसी नेट की तैयारी की या जब आप पढ़ते गए आपका मन ऊब गया। क्यों? आप देखिए जब आप एक ही काम लगातार करते रहेंगे आपका मन ऊब जाएगा, है ना। आप लगातार टीवी देखते रहेंगे तब भी आपका मन ऊब जाएगा। इसलिए देखिए हम बचपन से लेके, हम जब 3 साल के थे तब से लेके अब तक पढ़ते जा रहे हैं, अब हमारा मन क्या है, ऊबता जाता है। तो एज लेवल बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि देखिए जब छोटे बच्चों उनको नॉलेज कम होती है, बड़े बच्चों को ज़्यादा होती है, तो ये तो बात है ये। लेकिन जब हम देखिए छोटे होते हैं हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लेवल ज़्यादा होता है, बड़े होने पर वो कम हो जाता है। सो इसलिए क्या है, तो इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस में क्या है, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द डिफरेंट लर्नर। अब आप देखिए जो डिफरेंट लर्नर है, यानी कि जो डिफरेंट लर्नर है, तो उसमें क्या है कि जो उनका लेवल जो है डिफरेंट है। आप देखिए जो डिफरेंट लर्नर मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए आप लर्नर हैं, मैं लर्नर हूँ, आपका दोस्त लर्नर है, उसमें क्या है कि उसका समझने का नज़रिया अलग है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कुछ भी कोई कंटेंट है वो आपको जल्दी से समझ में आएगा, है ना। जैसे देखिए कोई सम लर्नर है, वो हर एक चीज़ को आसानी से समझ लेंगे फटाफट, है ना। वही कंटेंट को समझ के लिए दूसरे क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर क्या है, हमें चीज़ों को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, री करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत चीज़ को जल्दी सीखते हैं, बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत कम सीखते हैं, चीज़ को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। तो ये है इंटेलिजेंस लेवल का फ़र्क है। सो देखिए मोटिवेशन क्या है, नेक्स्ट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए कि मोटिवेशन जो है वो कोर है लर्निंग का, है ना। मान लीजिए कि कहीं पे आप रुक जाए, है ना, तो उसमें क्या है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप देखिए जैसे बाइक रुक जाए, है ना, कोई भी व्हीकल रुक जाए, वहाँ पे पेट्रोल डाल के उसे चलाना पड़ता है ना। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने कि एग्ज़ाम दिया, आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना, तो आपके अंदर क्या है, मोटिवेशन का लेवल ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा आपको, फिर क्या होगा, फिर आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए 4 बार एग्ज़ाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप सोचते हैं कि बाकी बच्चे पहली बार में कैसे कर लेते हैं, मेरा तो 4 बार में नहीं हुआ। तो आपको फिर मोटिवेशन देते हैं
कि देखिए आप दिन रात पढ़िए, आप ऐसे करिए वैसे पढ़िए, आपका हो जाएगा। तो आप उससे क्या है मोटिवेट होते हैं, है ना, वो चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको तरह तरह की इसमें एग्जांपल दी जाती है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे आपको नौकरी करनी है, जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या है, आपको पता है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ज़रूरी है ना। कहीं पे आप नौकरी करते हैं तो आपको बेटर सैलरी चाहिए, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, है ना, मोटिवेशन आप में आती है। बिजनेस को सक्सेस करनी है तो आपके अंदर आती है ना, कोई हॉबी है आपके अंदर आती है। अगर आपकी जो पेरेंट्स की जो कोई विश है, अगर आपको उसे पूरा करना है तो आप में उसे क्या है, आप में क्या है कि आप में उसे आप में एक मोटिवेशन आता है ना। आप कहते हैं मेरे मदर या फादर का सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, है ना, तो उसमें क्या है कि आप में मोटिवेशन आती है, तो ये हमेशा आपके साथ रहती है। तो देखिए नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल। आप देखिए लर्निंग स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग स्टाइल में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए लर्निंग स्टाइल है सबका अलग अलग। कुछ बच्चे जो है वो साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस में पढ़ना अच्छा समझते हैं, कुछ को म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ना, कुछ म्यूज़िक हल्का हल्का गा के पढ़ते हैं, कुछ क्या है कंप्लीट साइलेंस में पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ जो है वो दूसरों से डिस्कशन करके सीखते हैं, कुछ जो है वो अकेले स्टडी करते हैं, है ना। कुछ ई बुक्स को यानी कि ऑनलाइन बुक्स को प्रेफर करते हैं, कुछ क्या करते हैं साथ में मोर कंफर्टेबल होते हैं टेक्स्ट बुक से, कुछ कहते हैं पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ई बुक से पढ़ लेंगे, कुछ कहते हैं हम होम डिलीवरी बुक से हार्ड कॉपी से वहाँ से पढ़ेंगे। तो ये क्या है लर्निंग स्टाइल है अलग अलग का। सो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो लर्नर को क्या है कंफर्टेबल बनाता है। इन्वायरमेंट क्या है, क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, बच्चे क्लास में जब पढ़ते हैं उनसे, तो उनसे क्या है कि जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाना, है ना, जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बात टीचर पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएंगी अगर वो शोर मचाएंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या है कि ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, ग्रुप में पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है उनमें। कुछ बच्चे देखिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनका एनवायरनमेंट वैसा है। आप देखिए लाइब्रेरी एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिल्कुल शांत। तो वैसे कुछ देखिए कि कुछ अकेले पढ़ते हैं, तो लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें पढ़ा जा सके। क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, अगर बच्चे चुपचाप सुनेंगे तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे अच्छे से नहीं सुनेंगे तो वो क्या है, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट है। हेल्थ बहुत अच्छी बात है। देखिए हेल्थ में क्या है कि एबिलिटी टू लर्न, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ पुअर है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जब आप बीमार हो जाएंगे तो आप पढ़ के देखिए पढ़ ही नहीं होगा, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी आई साइट वीक है, तो उनको क्लास में फर्स्ट रो में बिठाना पड़ता है टीचर को। मान लीजिए वो पीछे बैठेंगे, टीचर क्लास में जो भी पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी होना ज़रूरी है। आप देखिए हेल्दी शरीर होगा तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेट टू स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल की बात करते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल है, ऑडियो वीडियोस है, ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन टेस्ट है, अदर टीचिंग एड्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं टीचिंग लर्निंग के ऊपर। आप देखिए पहला ज़माना था जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, फिर वाइट बोर्ड है ना, तो अब क्या है डिजिटल बोर्ड है। तो ये क्या है कि ये स्पोर्ट मटेरियल है, पढ़ाना तो सेम ही है, पढ़ाना तो टीचर नहीं है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है। तो देखिए जैसे पहला स्टडी मटेरियल में क्या आएगा कि इसका जो लेवल देखिए आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल का, आप देखिए जब भी लेंथी मटेरियल होगा, है ना, लेंथी मटेरियल होगा उसमें क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा, आप सुन नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। लॉन्गर मटेरियल क्या है हमेशा ही पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि 6 महीने में एग्ज़ाम आपका होता है, तो आप वो चीज़ पढ़ें कि जो आपको फटाफट याद हो जाए। लेकिन देखिए अगर आप 10,000 पेज की बुक्स पढ़ती है वो तो 2 साल में ख़त्म नहीं होंगी, है ना। वही आपको 1000 पेज की बुक दे दी जाए तो आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे। यानी कि लेंथी मटेरियल पढ़ने की बजाय अगर आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी से समझ में पाएंगे, है ना। इसलिए बहुत लंबा लेक्चर तो आप उसे सीख ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए शॉर्ट लेक्चर हो तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे। ऑडियो एड्स क्या होते हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ सुनते हैं, यानी कि जब हम चीज़ों को सुनकर सीखते हैं, है ना, सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि जब स्टूडेंट सुनकर चीज़ों को सीखता है। जैसे देखिए रेडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ रिकॉर्डिंग्स है जैसे आप सुनते हैं,
ऑडियो प्लेयर्स है जिसमें आप सुनते हैं, टेलीफोन में अगर आप कुछ सुनते हैं, मोबाइल में जैसे सुनते हैं, ऑडियो सीडी में सुनते हैं, जो चीज़ आप सुनकर सीखते हैं तो वो क्या है, ऑडियो एड्स। विजुअल क्या है, विजुअल एड में क्या होता है कि आपको कि उसमें सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है ना, जो आप आंखों से देख सकते हैं। जब आपने कानों से सुना वो क्या है, ऑडियो एड्स। जब आपने आंखों से देखा वो क्या है, वीडियो एड्स। जैसे देखिए स्लाइड्स है, चार्ट्स है ना, तो वो क्या है, आप देख रहे हैं। आप देखिए जब आप पावर पॉइंट देखेंगे, जब आप स्लाइड्स देखेंगे, वहाँ पे क्या है, सिर्फ आप देख रहे हैं, वो है विजुअल एड। जैसे फ्लैश कार्ड है, पोस्टर है, पिक्चर है, ग्राफ है, साइलेंट फिल्म है ना, मैप्स है, डायग्राम है, डिस्प्ले बोर्ड है, समरी कार्ड्स है, प्रोजेक्टर है, जिसे आप देख रहे हैं वो क्या है, विजुअल एड्स। यानी कि ऑडियो में क्या है, सुनाई देना, विजुअल में क्या है, दिखाई देना है ना। विजुअल में कभी देखिए सुनाई नहीं देता। लास्ट में है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि इसमें क्या है कि आपको दिखाई भी देता है, आपको सुनाई भी देता है। आप देखिए ऑडियो में सिर्फ सुनाई देता है, विजुअल में दिखाई देता है। ऑडियो विजुअल में दोनों ही चीज़ें आती हैं, सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। आप सुन भी पाएंगे, आप चीज़ों को देख भी पाएंगे। जैसे फिल्म स्ट्रिप है, कार्टून्स है, पपेट्स है, ड्रामा है, टेलीविज़न है, ऑनलाइन वीडियोस है, डॉक्यूमेंट्री है। अब जो देखिए यूट्यूब वीडियो है, तो जैसे मेरी वीडियो है, ये ऑडियो विजुअल ऐड के अंदर आते हैं क्योंकि आप इसे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स का देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस है ना, तो इसमें क्या है कि डिजिटल नेटवर्क है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, है ना, उसमें आपका जो लर्निंग है, आपका डायलॉग है, जो भी आप है, यानी कि ऑनलाइन का आपको सिंपल मैं बताता हूँ कि जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन कोर्स है ना, ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो आप घर बैठे सीखते हैं, जैसे आप देखिए मेरे को, आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आप मेरे से फेस टू फेस सामने नहीं बैठे हैं ना, तो आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे आप उसे देख सकते हैं। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, ऑनलाइन एनवायरनमेंट के लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पे आपको देखिए लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाता है, आप इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हैं, है ना। तो जिसमें क्या है कि आप ईमेल के ज़रिए, चैट रूम के ज़रिए, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचर पे। यानी कि जहाँ पे टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, वो है ऑनलाइन कोर्सेज़। तो जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप में पढ़ सकते हैं और आप ऑनलाइन जो है वो सीख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट वही है देखिए कि जब आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पे देते हैं, मोबाइल ऐप में देते हैं, वो है ऑनलाइन टेस्ट। वहाँ पे क्या है कि जब आप अपनी डिवाइस में, जैसे मान लीजिए मोबाइल में आप अपने टेस्ट दे रहे हैं, है ना, वो है ऑनलाइन टेस्ट। तो जैसे आप देखिए कि जैसे आपने मोबाइल है, किसी ऐप को डाउनलोड किया, आपने उसमें टेस्ट दिया, वो क्या है, ऑनलाइन टेस्ट हो गया ना। इसलिए यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है कि स्टूडेंट को जब एग्ज़ाम दिया जाता है ऑनलाइन, तो उसमें क्या है कि आप अपने डिवाइस के ज़रिए एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, है ना। आपको सिर्फ क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है उसके अंदर। ऑफलाइन कोर्स क्या है देखिए कि ऑनलाइन को उल्टा, जहाँ पे आपको फिजिकल बाउंड्री, यानी कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आपको टीचर फेस टू फेस वो पढ़ाते हैं फिजिकली तौर पे। तो उसमें क्या है कि लिमिट होती है स्टूडेंट की। अब देखिए जैसे ही मेरा वीडियो है, से हज़ारों बच्चे देखेंगे, है ना, पूरे इंडिया के बच्चे देखते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑफलाइन में सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं वही। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आपके शहर के बच्चे ही उस क्लास में जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन कोर्स क्या आता है, इसे पूरे देश के बच्चे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो क्लास का साइज़ है, जो फैकल्टी है, जो फंड्स अवेलेबल है, वो यहाँ पे आते हैं। यानी कि क्लासरूम कैसा है, किस साइज़ में है, फैकल्टी कैसी है, कितने टीचर पढ़ाते हैं, फंड्स कैसा है, फंड्स मतलब कि क्लासरूम कैसा है, मतलब ओनली बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड लगा है, क्या है वहाँ पे, है ना। फिक्स टाइम होती है वहाँ पे देखिए, तो आपको उसी टाइम पे अटेंड करना होता है। वीडियो को तो जैसे मेरी वीडियो है, आप इसे रात को भी देख सकते हैं, अगले दिन भी देख सकते हैं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑफलाइन में आपको उसी वक्त क्लास को अटेंड करना होगा, है ना। तो जैसे देखिए जो रिमोट एरिया है ना, वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, गैजेट नहीं होते। तो वहाँ पे क्या है कि ये ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आते हैं। जो टीचर होता है देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है स्टूडेंट में, ऑनलाइन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है। ऑर्गेनाइज मटेरियल मतलब कि जैसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, फिर रिसर्च, फिर करते करते ऐसे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, जो होता है ऑर्गेनाइज मटेरियल। ठीक है,
यानी कि देखिए जो लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो, जैसे पहला यूनिट फिर दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, है ना, 7 8 9 10 ऐसे करके पूरा। तो क्या है ऑर्गेनाइज मटेरियल। तो इसे क्या है कि आप जल्दी से सीखेंगे, है ना वो चीज़। जैसे मैं बीच में ही टीचिंग बंद करके रिसर्च स्टार्ट कर दूँ, रिसर्च बंद करके मैथ स्टार्ट कर दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे क्या है कि आपको चीज़ों को अच्छे से करवाना। तो उसमें क्या है देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। जब भी देखिए टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपको पहले सिंपल चीज़ पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आपको टफ चीज़ पढ़ाते हैं, है ना वो चीज़ के, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए इससे क्या है कि अगर आपको पहले टफ चीज़ पढ़ा देंगे बाद में सिंपल पढ़ाएंगे, टीचर की एनर्जी भी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फैक्टर्स एक्टिंग टीचर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होती क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लासरूम है, सेमिनार रूम है, प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें ये है जो स्टूडेंट के लिए बनाई जाती हैं, है ना वो चीज़। वो क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं स्टूडेंट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इफेक्टिव टीचिंग देनी है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए क्लास में वाइट बोर्ड ही ना हो, ब्लैक बोर्ड ही ना हो, है ना, क्लास रूम ही ना हो, तो स्टूडेंट सीखेंगे कहाँ पे, सड़क पे थोड़ी सीखेंगे वो। इसलिए क्लासरूम का होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड का होना ज़रूरी है, ऐसे करके। सो देखिए क्लासरूम का होना ज़रूरी है। क्लासरूम कहाँ पे आता है, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में आता है क्लासरूम। यहाँ पे क्या है कि जब बोथ स्टूडेंट यानी कि बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न, यानी कि क्लासरूम सबके लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए चाहे वो बड़े बच्चे के लिए हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सभी तरह के, वो जैसे यानी कि देखिए प्री स्कूल है उससे लेके यूनिवर्सिटी तक, सभी में क्या है यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे क्या है क्लासरूम होती है। क्लासरूम का मतलब क्या है कि जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है बच्चों के बच्चों को टीचर के द्वारा, है ना वो सारी चीज़ें। तो वो है क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ पे आप बैठ के आसानी से सीख सकते हैं, है ना। आप में क्या है कि आपको आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि कमरा बनाया गया है, सिर्फ आपका टीचर के ऊपर ध्यान होगा, टीचर का आपके ऊपर ध्यान होगा, आपका किसी और जगह पे ध्यान नहीं होगा। सेमिनार रूम क्या है, देखिए सेमिनार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो होता है सेमिनार रूम। अब देखिए सेमिनार रूम जो है वो स्टडी वर्क को भी कह सकते हैं। आप देखिए वहाँ पे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन सेमिनार में क्या है कि मान लीजिए 1000 बच्चा है या 500 बच्चे हैं, है ना, तो एक जगह में एक हॉल में इकट्ठे करके वहाँ पे भी टीचर उसे करवा सकते हैं, वो होता है सेमिनार। यानी कि जब ज़्यादा क्लास को पढ़ाना हो तो होता है वो सेमिनार रूम। इसमें बेसिकली स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, और साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, जैसे बहुत अच्छे से टॉपिक है, तो अब क्या होता है वहाँ पे बाहर से भी टीचर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 500 बच्चे इकट्ठे हुए एक जगह पे, 5-6 टीचर बाहर से भी आ गए, आपको एक स्पेशल टॉपिक वो समझाते हैं, वो होता है सेमिनार रूम। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास में देंगे 50 बच्चे होंगे, सेमिनार रूम में 5 बच्चे होंगे, यानी कि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। प्रोजेक्टर क्या है कि देखिए जहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं, जैसे आप देखिए मूवी थिएटर में जाते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर देखिए जैसे लाइट पड़ती है तो आपको मूवी दिखती है। तो लाइट कहाँ से पड़ती है, लाइट पड़ती है प्रोजेक्टर से। ठीक है, प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है, तो वो होती है, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे लाइट पड़ेगी वो होता है प्रोजेक्टर। तो इससे क्या है देखिए जैसे पावर पॉइंट है, जैसे आप ये देखिए स्लाइड्स है, जैसे इसको मैं प्रोजेक्टर में लगा के आपको स्क्रीन पे जैसे आप देखेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, है ना। यानी कि वो चीज़ जो बच्चों को दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के जरिए, तो इससे क्या है टीचर को लिखना नहीं पड़ता। प्रोजेक्टर का फ़ायदा क्या होता है कि टीचर को ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं होता, सिर्फ बच्चों को इमेज दिखाई जाती है, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है पहले ही। तो बच्चे उससे क्या है आसानी से सीख पाते हैं। यहाँ पे क्या है क्लासरूम में स्टूडेंट को ये अच्छे से नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड का मतलब क्या है, देखिए आप देखेंगे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे चौक पे लिखा जाता है ना, चौक से लिखा जाता है जिस पे। तो वाइट बोर्ड क्या है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएशन होता है, जहाँ पे आप रीराइटेबल, यानी कि अगर आप जैसे स्कूल में होता है ना वाइट बोर्ड पे लिख के मिटा देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिख के मिटाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चौक का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल होता है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो जो वाइट बोर्ड है
देखिए वो ब्लैक बोर्ड की जगह पे आजकल इस्तेमाल होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी। तो यहाँ पे क्या है कि आप कलर्ड मार्कर से लिख सकते हैं, है ना। कलर मार्कर से आप इजीली लिख सकते हैं, तो आप उसे फिर से। तो देखिए नेक्स्ट बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए अगर आप टीचर को टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो देखिए सेफ अगर जो एनवायरनमेंट होगा तो उसमें क्या है कि जो टीचर बहुत ज़्यादा हाई एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन जो होगा, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट के साथ। यानी कि देखिए अगर सेफ इन्वायरमेंट होगा तो टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से बच्चे उसे सीखेंगे। तो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि देखिए जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो उससे क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होता है। रिलेशनशिप मतलब कि जैसे टीचर ने पढ़ाया, बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चों के मन में कुछ सवाल थे, तो उसने क्या किया कि बच्चों के सारे सवालों का, प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दिया। So देखिए, if the teacher and learner are comfortable in the surrounding environment, then the learning will be effective, as both the teacher student will be distract learning to effective इनफेक्टिव लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो इसमें क्या है कि जो आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। तो वैसा रूम होना चाहिए जहाँ पे कहीं भी शोर ना हो, है ना, नॉइस ना हो। अगर देखिए नॉइसी जगह होगी होगी तो जितना भी अच्छा वहाँ पे टॉपिक चलता हो, टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन स्टूडेंट वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, लर्नर सेंटर इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमेशा लर्नर सेंटर इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, उसे क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट ब्रिंग कल्चर, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, स्किल एंड नॉलेज टू द एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, उन्हें कैसे सीखना है, उन्हें बिलीव्स उनके कैसे है ना, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनमें स्किल कितना है, उनको कैसी नॉलेज देनी है, वो एक इन्वायरमेंट में सीख पाएंगे। देखिए जैसे शांत माहौल है, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाते हैं बहुत सारी बच्चों को नॉलेज मिलती है, उनमें देखिए स्किल आते हैं, है ना। तो जैसे स्किल है बच्चे के अंदर, एटीट्यूड है बच्चे के अंदर कि बहुत अच्छे से वो सीखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके बिलीफ है कि हाँ अगर वो सीखेगा तो पहली बार में क्वालिफाई कर लेगा। तो उसमें क्या है कि हमेशा लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप देखिए लर्नर सेंटर जो टीचर बिल्ट ऑन ए कंसेप्चुअल एंड कल्चर नॉलेज ऑफ ई स्टूडेंट। अब देखिए लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें बच्चों में क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी कि कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज। कॉन्सेप्ट की नॉलेज मतलब कि जो आप टॉपिक को समझते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आप में क्या है, कल्चरल नॉलेज आती है। कल्चरल नॉलेज मतलब कि जब आप एक चीज़ को सीखते हैं, आप देखिए जैसे टीचिंग का कल्चर क्या है ना, तो वो आपको उसमें आता है, वो चीज़ उसमें आती है। आप किसी जगह पर किसी जगह की नॉलेज ले रहे हैं ना, आप पंजाब की नॉलेज ले रहे हैं, आप दिल्ली की नॉलेज ले रहे हैं, आप वहाँ का कल्चर देख सकते हैं वहाँ पे, है ना, वो चीज़। यानी कि जब आपके अंदर क्या है कि जब आप टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो आप में कॉन्सेप्चुअल कल्चर नॉलेज आती है, लेकिन किसमें, एक अच्छे इन्वायरमेंट में। क्योंकि देखिए अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अगर आप मेरी वीडियो शांत माहौल में सीखेंगे, आपको वो जल्दी समझ में आएगी। क्लासरूम में इन्वायरमेंट क्या है, देखिए क्लासरूम इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन अ डिस्कशन वेयर द स्टूडेंट टू मच ऑफ टॉकिंग एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द टीचर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन न्यू लर्निंग एंड वह स्टूडेंट ऑलरेडी नो। अब देखिए क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें देखिए यहाँ पे टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन देखिए जो बच्चों को चीज़ समझ में आती है, यानी कि देखिए बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले ही पता है जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जब टीचर पढ़ाते हैं जो उनको पहले नहीं पता, यानी कि नॉलेज तो है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसमें क्या है, टीचर एक ब्रिज का काम करता है यहाँ पे स्टूडेंट में, जो उनको पहले पता है और जो टीचर न्यू नॉलेज देता है। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं सीखी होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, एक ब्रिज का काम होता है, यानी कि जो बच्चों को पहले पता है, जब वो टीचर से सीखते हैं तो वो नई नॉलेज सीखते हैं, तो इससे क्या है, उनको नई नॉलेज सीखने में मदद मिलती है। तो एक ब्रिज का काम होता है ना। ब्रिज का काम क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है ब्रिज में,
ब्रिज के जरिए आप जा सकते हैं, ब्रिज नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। तो इसी तरह अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको उसे अच्छे से समझना होगा, तो अच्छे से समझेंगे तभी आप उसे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट। तो देखिए नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। नॉलेज सेंटर मतलब देखिए यहाँ पे जो नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट में क्या है, फोकस किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो नई चीज़ सीख सके, उसे डीपली अंडरस्टैंड कर सके, कि ताकि वो नई सिचुएशन और कंटेक्स्ट को सीख सके। टीचर देखिए बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज सेंटर क्लासरूम है वो रोट मूवमेंट डज नॉट लीड द ट्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब देखिए टीचर इसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को रटवाते नहीं हैं, क्योंकि देखिए रटा हुआ तो आपको भूल जाएगा, लेकिन जो आपने ट्रू अंडरस्टैंडिंग की होगी तो आप उसे ज़िंदगी भर हमेशा याद रखेंगे। इसलिए डीप लर्निंग जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं। अब देखिए जब आप रट्टा मारते हैं तो आपको भी चीज़ समझ नहीं आती, आपको थोड़े देर में भूल जाएगी, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप उसे ज़िंदगी भर समझ पाएंगे, तो आप उसे कर पाएंगे, है ना। तो नॉलेज सेंटर एनवायरनमेंट क्या है कि आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड करवाना टीचर के द्वारा। असेसमेंट सेंटर एनवायरनमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मस्ट आल्सो बी असेसमेंट सेंटर विच स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक टू लर्निंग। अब देखिए असेसमेंट सेंटर क्या है कि जब फीडबैक दिया जाता है लर्नर के द्वारा, है ना, स्टूडेंट को देखिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ा, जैसे क्लास में बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया टीचर से, अब उसको देखिए कि उसने कितना पढ़ा कैसे पता चलेगा, फीडबैक होगा ना। जब टीचर ने देखिए क्लास में पढ़ाया, बच्चों से वो टेस्ट लेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उसे आसानी से जवाब देंगे, तभी तो पता चल पाएगा ना। इसमें क्या है, असेसमेंट सेंटर इन्वायरमेंट होता है कि बच्चों द्वारा फीडबैक देना। असेसमेंट मस्ट मैच लर्निंग गोल्स फॉर्मेटिव और क्लासरूम असेसमेंट यूज टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ फीडबैक थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे बच्चों को क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, है ना, तो उसमें क्या है कि उनको कितना समझ में आया, बच्चों ने फीडबैक दिया। अगर देखिए अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए कि टीचर ने अच्छे से समझा दिया, नहीं समझ में आया तो क्या है कि फिर से उसमें क्या होता है कि टीचर को फिर से इम्प्रूवमेंट करनी होती है टीचिंग में, है ना। मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आया तो टीचर बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं एक नए ट्रिक के साथ कि ताकि बच्चों को समझ में आए। तो फीडबैक अगर अच्छा हुआ तो टीचिंग कामयाब है, फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो टीचिंग कामयाब नहीं है ना। एग्जाम्पल इंक्लूड टीचर कमेंट्स ऑन वर्क एंड क्विक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग द इन द क्लासरूम, सोमैटिव और एंड टू एंड और कोर्स असेसमेंट measure what student have learned by end of period of learning activities. Example include state-wide assessment test and teacher made end of यूनिट एग्ज़ाम। अब देखिए जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, जब लेक्चर में एंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम नहीं होते, जब आपके मंथली टेस्ट हो जाते हैं, 2 मंथ बाद हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैंने आपको उसमें 100 क्वेश्चन डाले और 100 में से देखिए अगर आपने 80 या 90 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना, 80 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, तो उसमें क्या है आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपने 10-20 क्वेश्चन सही किए तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, है ना, वो चीज़ है। तो वो क्या है, असेसमेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट। तो लास्ट देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप ये देखिए जो आपका मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, ये मैं आपको ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बिल्कुल नया वीडियो है, ऐसा आपको टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बारीकी से ही करवाया है, आप इसे अच्छे से करिए। तो देखिए पॉलिसीज़ कैसे इंस्टीट्यूशन की है जो फैक्टर को अफेक्ट करती है टीचिंग की, यानी कि टीचिंग जो है कैसे अफेक्ट होती है पॉलिसी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग है वो पॉलिसी से देखिए हमेशा फ्रेम होती है। दीज पॉलिसी कैन गिव ऑटोनॉमी टू द टीचर और कैन कंट्रोल द क्लासरूम एक्टिविटीज। देखिए टीचर अपनी मर्जी से क्लास में कैसे पढ़ाते हैं ना, किस स्टाइल से पढ़ाते हैं, तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है। देखिए अगर टीचर को लगे कि वो एक्सट्रीमली कंट्रोल है उसका क्लास पे, है ना, दिस परफॉर्मेंस विल बी सफ़र, है ना। अगर मान लीजिए टीचर फील करता है कि उसका क्लास पे कंट्रोल नहीं है तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। अगर सोचता है कि क्लास पे कंट्रोल है तो वो क्लास में बच्चों को पढ़ा पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे पाएगा। ऑन द अदर हैंड ऑटोनॉमी टू टीचर टू चूज टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम एक्टिविटी विल ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि
जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, जब टीचिंग मेथड्स जब वो क्लास में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इनकी उनको अपनी मर्ज़ी से दिया जाता है कि वो क्लास में कैसे बच्चों को एक्टिविटी कराए, कैसे वो बच्चों को पढ़ाए अच्छे से, है ना? तो वो होती है पॉलिसी। अगर देखिए वो टीचर को छूट दे दे कि हाँ, आप इन इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाइए, तो वो अच्छे से पढ़ाएँगे। अगर मान लीजिए पॉलिसी है कि आपको बच्चों को सिर्फ़ किताब में ही पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाना, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देनी, तो बच्चे क्या है किताबी नॉलेज पे ही डिपेंड रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट बात क्या है, यहाँ पे देखिए जो अदर्स फैक्टर विच अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ ऑफर टू। अब देखिए टीचर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिसी क्या है। अब देखिए एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है कि टीचर की वो सैलरी वो 5,000 देंगे या 4,000 देंगे इतनी। तो टीचर देखिए उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए टीचर सोचेगा कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ, है ना? तो इसलिए अगर टीचर की देखिए सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपीज़, अगर पॉलिसी है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा स्कूल या कॉलेज है, 20,000 30,000 दे रहे हैं टीचर को, तो वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाएंगे। उन्हें पता है कि सैलरी मिलती है इतनी, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो ये, या अगर जॉब चली गई तो इतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी, है ना? दूसरा है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर क्या है, देखिए पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर। अब देखिए मान लीजिए बच्चे क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो स्कूल में जाके शिकायत करते हैं, कॉलेज में शिकायत करते हैं कि बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो टीचर को कहिए, तो टीचर के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप उसे अच्छे से पढ़ाइए। तो टीचर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, इसलिए पेरेंटल प्रेशर होता है। अब देखिए टीचर के ऊपर भी होता है, स्टूडेंट के ऊपर भी होता है। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। टीचर के ऊपर होता है कि आपको अच्छे से पढ़ाना है। तो ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है। तो ऐसे होता ही है हमेशा। पेरेंट्स का जो दखलंदाजी बहुत होती है, जिसकी वजह से टीचिंग इफ़ेक्ट करती है ना? आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? तो पेरेंट्स की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस इतनी होती है, वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों को आप इस ऐसे पढ़ाइए, बच्चों को आप ऐसे पढ़ाइए, ये टॉपिक कवर करिए, पहले वो पढ़ाइए फिर वो पढ़ाइए। टीचर को बताते कि वो कैसे पढ़ाते हैं। अगर देखिए कि पेरेंट्स दखलंदाजी करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, बार बार इंटरफेयर करेंगे ना, तो टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, वो चलेगा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो प्रायर नॉलेज है वो भी इफेक्ट करती है। बच्चों को सारा कुछ समझ में आएगा, जब वही टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए उसमें अगर उनको बहुत सारे टॉपिक नए आ जाए तो फिर भी वो सीखेंगे नहीं, है ना? तो इससे नुकसान किसका है? स्टूडेंट का। डेडिकेशन ऑफ टीचर, देखिए टीचर का डेडिकेशन है ना ज़रूरी है। देखिए टीचर कितनी मेहनत करते हैं क्लास में, कितनी मेहनत नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड है। बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो और मेहनत करेंगे, बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे, है ना? इसलिए इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का किस में इंटरेस्ट है। देखिए स्टूडेंट का हमेशा पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं है, खेल कूद में ही होता है, इसलिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या है कि स्टूडेंट का किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको वो पढ़ाते हैं, है ना? टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी कि देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना? एक टीचर क्लास में बच्चों को देखिए 50 बच्चों को आराम से पढ़ा देंगे, 200 बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएंगे, है ना? वो अच्छे से समझेंगे नहीं। क्वालिटी ऑफ द टीचर, टीचर की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टीचिंग मेथड, टीचिंग कौन से मेथड से होती है, टीचिंग ऑनलाइन मेथड से हो रही है, ऑफलाइन मेथड से हो रही है ना? वो चीज़ टीचर कौन कौन से तरीके, लॉन्ग मेथड अपनाता है, शॉर्ट अपनाता है, कौन सा मेथड अपनाता है। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट का रवैया कैसा है। अब देखिए मैनेजमेंट कैसे होती है कॉलेज में, स्कूल में, है ना? प्रॉपर टाइम से सब कुछ क्लासेस लग रही है, प्रॉपर टाइम से सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है, फैक्ट है। सब कुछ टाइम से ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, अब देखिए इंस्टीट्यूशन, जब भी आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं आप देखते हैं कि इस कॉलेज से कितने बच्चे निकले हैं। आप देखिए अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आप भी देखेंगे कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं, तब हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे, है ना? किसी भी जगह आप एडमिशन लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी अचीवमेंट क्या है, क्या वाकई उसने क्वालिफाई करवाए हैं बच्चे कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें हमने देखिए ये सारे फैक्टर कर लिए हैं। इसके पहले पार्ट